हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम आज पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि यूनिट 1 है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी असल में क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में सेकेंड ईयर में भी बताया गया है, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम जो थर्ड ईयर है उसमें पढ़ेंगे एनएमआर के बारे में और फिर एचएनएमआर के बारे में फर्दर और पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी हमें रिवीजन करना होगा ताकि हमें जो हम आगे एनएमआर पढ़ें तो हमें याद रहे, कि हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले क्या टेक्निक्स यूज़ होती थी, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाता था किसी भी कंपाउंड का। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले जो आइडेंटिफिकेशन होता था कंपाउंड का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन जो होता था कंपाउंड का वो हुआ करता था क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एलिमेंटल टेस्ट होता था पहले। जब क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट हो जाता था तो उसके बाद में होता था क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। उसके बाद में एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा जाता था कंपाउंड का। फिर मॉलिक्यूलर मास देखा जाता था। और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये 5 स्टेप्स थे जिससे एक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हुआ करती थी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले। अब देखिए, ये जो 5 स्टेप्स हैं, पहले कोई भी कंपाउंड लिया, उसका पहले हमने क्वालिटेटिव एलिमेंट निकाल रहे हैं, फिर क्वांटिटेटिव, फिर एम्पेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म। काफ़ी बड़ा सा स्टेप्स हो गए हैं ये, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको करने में। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी को निकाला। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो उनको टाइम था कम लगा, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में जो टाइम था वो कम लगा, इतने सारे स्टेप्स नहीं करने पड़े उनको। और देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके हेल्प से हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं ईएमआर। ईएमआर की हेल्प से स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हुआ, यानी कि कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया गया। अब देखिए, जो ईएमआर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के, यानी जो ईएमआर की स्पीड है वो सेम होएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो, क्योंकि ईएमआर क्या है, एक लाइट की तरह ही पास की जा रही है, तो इसलिए ईएमआर की स्पीड और जो लाइट की वेलोसिटी है वो सेम होती है। सेम स्पीड में ईएमआर भी ट्रेवल करता है, मूव करता है। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है कि जो इंटरेक्शन या इंटरप्रिटेशन है ईएमआर का मैटर के साथ। देखिए, ये एक मैटर है, एक मैटर ले लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम पीस ऑफ मेटल। यहाँ से ईएमआर पास करवाई तो क्या हुआ, कुछ
जो एनर्जी है वो तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई। जो मैटर है या मेटल है, पीस ऑफ मेटल है, उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ का एमिशन हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गई और कुछ यहाँ पर स्कैटर्ड हो गई। आप देखेंगे एक टॉर्च को जब एक वॉल में मारेंगे तो भी स्कैटरिंग हो जाती है, तो वो स्कैटर्ड हो गई। तो इसको बोला गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, देखिए इंटरप्रिटेशन की बेसिस पर हम देखेंगे तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्ड ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो नॉन डिजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो ठीक है, तो इन दिस नॉन डिजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट रिक्वायर्ड। अब इसी के बेसिस पर ये जो है 4 टाइप्स में आपको दिखेगी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, फिर इलेक्ट्रॉनिक के बाद आएगी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, उसके बाद रोटेशनल एनर्जी स्टेट और फिर स्पिन एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब देखिए हमें इन चारों को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए आप जानते होंगे, अगर जो जानता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मुझे बस उसका थोड़ा सा ही आपको बताना है, जो मोटा मोटा पॉइंट है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें तो NMR पढ़ना है, बस इसको तो हमें एक रिवीजन के तौर पर देखना है। बाकी हम सेकंड ईयर में तो पढ़ चुके हैं इन सबको, और थर्ड ईयर में सेकंड ईयर का नहीं आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब देखिए एनर्जी तो होती है ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मगर वेवलेंथ लो होती है। तो इसी में जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है? पहले तो क्या क्या होते हैं इसमें, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, विजिबल रे और माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, ये सब होती हैं। तो अब हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? गामा रे, उसके बाद में एक्स रे, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल जो कि हमें दिखाई देती है, विजिबल के बाद आएगा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। ठीक है, अब देखें आप, अगर हम इसके अफेक्ट की बात करें तो जो गामा रे है वो अफेक्ट कहाँ पे करती है? देखिए आप देखेंगे ये एक
ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है ये, और बाकी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो सब मालूम है सबको। तो अब देखिए जो गामा रे होती है वो सीधा न्यूक्लियस पे अटैक करती है, न्यूक्लियस, दिस इज गामा। जो एक्स रे होता है ये अफेक्ट करता है इनर इलेक्ट्रॉन को, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको। अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल, ये आउटर इलेक्ट्रॉन पर। ये हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी देख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? पहले सबसे पहले गामा की है, फिर एक्सरे की है, फिर अल्ट्रावायलेट की है, फिर विजिबल की है, फिर इंफ्रारेड की है, देन माइक्रोवेव की, एंड देन रेडियो की। और लेकिन ये अफेक्ट्स कहाँ कहाँ पर कर रही हैं? जो गामा रे है वो न्यूक्लियस पर कर रही है, जो एक्सरे है वो इनर ऑर्बिटल्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे कर रही है, जो अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रे हैं, जो दोनों रे हैं ये आउटर इलेक्ट्रॉन पर कर रही हैं। देन बात करते हैं हम आईआर की, यानी कि इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड जो होता है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन करता है। अब देखिए अभी मैं बताऊँ आपको मॉलिक्यूलर वाइब्रेट। देखिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेट क्या होता है? मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल पर हमने एक इंफ्रारेड रे डाली, तो जिसकी वजह से ये वाइब्रेट हो जाएगा, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेट। ठीक है, तो इंफ्रारेड वे से एक मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट हो जाता है। फिर बात करते हैं माइक्रोवेव की। अब माइक्रोवेव जो है वो है मॉलिक्यूलर रोटेशनल। मॉलिक्यूलर रोटेशनल का मतलब क्या? कि देखिए जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट करने लगेगा, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर रोटेशनल। आप देखिए माइक्रोवेव को जब घर में कुछ बनाते हैं, जबकि वो सिंपल माइक्रोवेव है, उसको कंपेयर मत करिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ मैं। तो जब आप उसमें कोई फूड रखते हो तो वो घूमने लगता है, तो उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल भी रोटेट करता है। नेक्स्ट रेडियो। अब रेडियो जो है वो अफेक्ट कैसे करता है? वो न्यूक्लियर मोशन के फॉर्म में अफेक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर मोशन के फॉर्म में अफेक्ट करता है। इतना समझ में आ गया है? अब हम बात करेंगे वो जो मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें 4 हैं: इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, रोटेशनल एनर्जी स्टेट एंड स्पिन एनर्जी स्टेट। तो अब मैं उनके ही बारे में बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी थे वो बताना ज़रूरी था, उसका अफेक्शन बताना ज़रूरी था कि वो अफेक्ट कहाँ कहाँ करता है। तो अब देखिए जो आपका ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, इसमें 2 होते हैं, एक तो होता है एक्साइटेड स्टेट, एक होता है ग्राउंड स्टेट। तो ये तो हो गया एक्साइटेड स्टेट और ये हो गया ग्राउंड स्टेट, और डिनोट कैसे होएगा? E1 एंड E2। इसी तरीके से बाकी और भी डिनोट होंगे। पहले इसको देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है उसमें, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक से कौन सा वाला आएगा? अल्ट्रावायलेट। देखिए यहाँ पर लिखेगा UV, अल्ट्रावायलेट रे का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट। वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में भी वही 2 आ गई हैं आपकी, एक ग्राउंड स्टेट हो गई, एक एक्साइटेड स्टेट हो गई, डिनोट होगी V1 एंड V2 से, और ये बन गई है आपकी जो वाइब्रेशनल है। वाइब्रेट कहाँ पर कौन सा वाला कर रहा था जब हम डाल रहे थे? तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोटेशनल की।
रोटेशनल एनर्जी स्टेट में भी सेम वही प्रोसेस, 2 हो गए, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया। और जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें रोटेट कौन सा कर रहा था, माइक्रोवेव कर रहा था, तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बन गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन की। स्पिन एनर्जी स्टेट में भी सेम वही प्रोसेस आ गया। एक तो आ गया आपका एक्साइटेड स्टेट, एक आ गया आपका ग्राउंड स्टेट। स्पिन वाला कौन सा था, वो था आपका रेडियो, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मोशन हो रहा था, तो वो हो गया रेडियो। इतना समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इतना कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे। अब हम बात करते हैं, जो मैंने बताया है हमारा जो 3rd ईयर का टॉपिक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए NMR की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और आगे क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमें ये पता चलेगा कि जो न्यूक्लियर स्पिन है और जो नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई है प्रोटॉन के, ठीक है, उन दोनों के बारे में हमें पता चलेगा। तो क्या किसके बारे में पता चलेगा, एक तो न्यूक्लियर स्पिन के, और दूसरा नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, पहले हमने डेफिनेशन लिख ली, अब कहने का मतलब क्या है कि भाई NMR का स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि कहने का मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई जिसमें जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया गया है I से, जिसमें I 0 है, ठीक है, अगर I 0 है तो फिर जो स्पिन है वो इनएक्टिव होगा, और अगर स्पिन इनएक्टिव होगा तो NMR भी इनएक्टिव होगा। समझ में आया? अगर I 0 है तो स्पिन इनएक्टिव होगा, अगर स्पिन इनएक्टिव होगा तो NMR भी इनएक्टिव होगा। अगर I, यानी कि I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, अगर I इक्वल नहीं है 0 के तो स्पिन क्या हो जाएगा, एक्टिव, और जब स्पिन एक्टिव होगा तो NMR भी एक्टिव होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कि स्पिन कब इनएक्टिव होता है, कब एक्टिव होता है। स्पिन जो होता है इनएक्टिव कब होता है, यानी कि I 0 कब होता है, I देखिए अगर मॉलिक्यूलर मास E1 है और एटॉमिक मास भी E1 है तो I बन जाएगा 0। एग्जाम्पल्स आप देखिए, ये कार्बन है, कार्बन में C612 होता है ना, एटॉमिक नंबर 6, मॉलिक्यूलर मास 12। तो देखिए ये भी E1 है, ये भी E1 है, तो I जो है वो 0 बन जाएगा, यानी कि जो NMR है वो इनएक्टिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल बताऊं,
ऑक्सीजन का 8 होता है, मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। तो इसमें भी I क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों इवन है। तो I 0 हुआ, तो NMR क्या बना, इनएक्टिव। समझ में आया इतना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। देखिए, हमने बात करी थी कि I0 कब होता है। I0 जब होता है जब मॉलिक्यूलर मास भी इवन हो और एटॉमिक मास भी इवन हो। I0 कब नहीं होता है किसी भी एलिमेंट का, जब मॉलिक्यूलर मास, देखिए हम एक चार्ट बनाते हैं, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूलर मास ऑड है और एटॉमिक मास भी ऑड है, तब भी I क्या बनेगा, 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑड है और एटॉमिक मास इवन है, तब भी I 0 के इक्वल नहीं होने का है। अगर मॉलिक्यूलर मास इवन है, एटॉमिक मास ऑड है, तब भी जो I है वो 0 के इक्वल नहीं होने का है। यानी इन तीनों केसेस में जो I है वो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। आप देखिए, नाइट्रोजन का ले लीजिए, 7 होता है, 14 मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी कि I इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये तो आपका इवन हो गया, लेकिन क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है वो इवन हो गया, यानी ये वाला, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो तो ऑड हो गया, थर्ड वाला हो गया है। तो यानी कि I इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब I 0 के इक्वल नहीं है, तो NMR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दो और दे देती हूँ, N7 15 और क्लोरीन 1735। ये दोनों आप मुझे सॉल्व करके बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये दोनों कैसे हैं। समझ में आ गया है यहाँ तक? तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। हमने एक्टिव इनएक्टिव समझ लिया, अब हम इसकी मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिसिटी, अब देखिए, जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या होता है कि जो पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट है, ठीक है, वो उसका क्या इक्वल होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट फाइंड करने का तरीका, जो फॉर्मूला है वो है 2I + 1। I का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जो I होता है वो सेम रहता है, यानी कि परमानेंट होता है, वो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक हम चार्ट बनाते हैं, एलिमेंट, देन I और फिर 2I + 1। हमने एलिमेंट लिया हीलियम 1 तो इसका जो I होता है हाफ होता है। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 × ½ + 1 = कितना हो गया, 2। फिर हमने लिया 1H2, इसका जो होता है वो होता है 1, तो 2 × 1 + 1 कितना बन गया, 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं C612 की। तो C612 क्योंकि इवन है तो 0 बन गया। अब 2 × 0 + 1 क्या बनेगा आपका, 1। देन नाइट्रोजन की 715 की हम बात कर लेते हैं। एक ऑड है, एक इवन, इसमें तो दोनों ही ऑड है, तो इसमें क्या बनेगा आपका, जो इसका I होता है वो 1 होता है, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2 × 1 + 1 क्या बनेगा, 3। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 816 है,
तो भाई देखिए ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 0 इंटू 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। फिर हम बात करते हैं O817 की, एक इवन है एक ऑड है, तो इसका जो आई है वो 5/2 है, और जब हम करेंगे 2 इंटू 5/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लोरीन की, तो 9 है और इसका 19 होता है मॉलिक्यूलर मास, और जो आई होता है वो हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। फिर हम बात करते हैं P15 एंड 31, और इसमें भी हाफ होता है आई, और यानी कि 2 हो गया इसका। अब फिर इसके बाद में बात करते हैं क्लोरीन की, 17 और 35, तो इसमें जो इसका आई होता है 3/2 होता है, तो निकल कर के आ गया 4। ठीक है, ये चार्ट है, इस चार्ट को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट चार्ट है और इजी भी है काफ़ी समझने के लिए, मल्टीप्लिसिटी बताने के लिए कि एक मल्टीप्लिसिटी किस तरीके से निकलती है इन एलिमेंट्स की। अब देखिए, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रही है किसी भी न्यूक्लियाई पर, तो जितने भी पॉसिबल स्पिन स्टेट हैं वो अपनी एनर्जी सेम ही रखेंगे, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है एक न्यूक्लियाई पर, तो एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है एक न्यूक्लियाई पर, देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है ऑन न्यूक्लियाई, तो जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाएगी। और अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है, इफ़ नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, देखिए मैं समझाऊंगी किस तरीके से। तो उस टाइम पर एनर्जी जो होगी वो सेम ही रहेगी। देखिए कैसे, हम एक यहाँ पर ले लेते हैं, एक के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वो किस तरीके से एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। आप देखिए फैन, देखिए जो क्लोज फैन होता है उस फैन को हम घुमाते हैं एक ही डायरेक्शन में, इसको फैन मानिए, ये घूम रहा है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन और हम उस फैन को उल्टा भी घुमा सकते हैं, लेकिन कब, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जब उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं हो। तो यानी कि ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो दूसरा है वो एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं। लेकिन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एंड जो आपकी लाइट है उसको ऑन कर दिया, तो जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता रहेगा, लेकिन जो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूम पाएगा। भाई उसको तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, उसकी तो एक डायरेक्शन फिक्स है कि वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब हम उसको चाह रहे हैं कि हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज तो बहुत ही मुश्किल से घूमेगा। उसकी पहले तो क्लॉकवाइज वाली जो एनर्जी है वो रुकेगी, फिर काफ़ी मुश्किल तरीके से उसको हम घुमाएंगे, वो भी शायद ना रुक पाए, ना हो पाए। तो इसी तरीके से क्या बोला इन्होंने कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर अप्लाई, अब देखिए एनर्जी क्या है, हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो दोनों पर एनर्जी सेम लग रही थी, भाई उसको भी हम आराम से घुमा पा रहे थे, इसको भी आराम से घुमा पा रहे थे। लेकिन हमने क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खोल दिया है, अप्लाई कर दिया है, उस पर अप्लाई कर दिया है, तो क्लॉकवाइज तो वैसे ही घूम रहा है, हम कोई एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में हमारी एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो फिर वो एनर्जी डिफरेंट बन जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है तो दोनों पर फिर सेम एनर्जी बन जाएगी। अब देखिए जो क्लॉकवाइज है उसका हो, अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, हीलियम का निकालते हैं, 1H1 है, कितना होता है, हाफ आई होता है, और जो 2I प्लस 1 है वो कितना था, 2 था, 2 निकल कर आया था, यानी कि जो 2 है वो यानी कि
आप समझिए इस तरीके से, एक +1/2 हो गया और एक -1/2 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 है। तो इसका मतलब हो गया जो +1/2 है उसका मतलब तो हो गया क्लॉकवाइज, जो -1/2 है उसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि माइनस बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना घूम के वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एनर्जी होती है वो लो एनर्जी होती है, जबकि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें हाई एनर्जी हो, क्योंकि इसकी एनर्जी तो यूज ही नहीं हो रही, इसमें तो हम एनर्जी लगा रहे हैं। इसमें ये सेम मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो सेम डायरेक्शन में होएगा, और जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यही समझाना था कि जो अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगी, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं और फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो एक छोटा सा ग्राफ है उसको देख लेते हैं, हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। ग्राफ ऑफ पहले हम हीलियम का देखते हैं 1H1 का, उसी का ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो उसका ही देख लेते हैं। और देखिए I कितना होता है, 1/2 होता है, और जो 2I+1 है वो कितना है, इसका 2 है। हमने एक ग्राफ बनाया, E है ये। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो दोनों एनर्जी है वो सेम ही फ्लो में डायरेक्ट मूव करेंगी, यानी कि दोनों के फ्लो सेम है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, -1/2 +1/2, एक क्लॉकवाइज बन जाएगी, एक एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी, और ये डेल्टा ई से डिनोट हो रही है, यानी कि H न्यू। समझ में आ गया? अब देखिए आप कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है तो जो प्लस वाला होगा वो इधर ही आएगा, जो माइनस वाला होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं ग्राफ, क्लोरीन का। इसमें देखिएगा, इसमें तो सिंपल था, 2 थे, हमने 2 ही डायरेक्शन बना दी। अब इसमें देखिए I = कितना होता है, इसमें 3/2 होता है, और जो 2I+1 होता है वो कितना निकल कर आता है, 4। तो 4 का मतलब ये है कि जिसमें पॉसिबल स्टेट्स है, इसमें तो देखिए भाई पॉसिबल स्टेट्स 2 ही दी, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसमें जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो कितनी है, 4, यानी कि +3/2 +1/2 -3/2 और -1/2, ये 4 पॉसिबल स्टेट्स इसमें निकल कर आएंगी। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, उसी तरीके से लगाते हैं एक निशान। यहाँ पे तो एब्सेंस में है, यहाँ प्रेजेंस में है। एब्सेंस में देखिए इसमें 4 थे, तो +3/2, इसमें तो सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, +1
2 -1 बाय 2 -3 बाय 2। लेकिन हमने जब इसमें लगाया मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने इसमें लगाया तो इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? एक यहाँ बनेगा, एक ये बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक बन जाएगा यहाँ पर। कैसे बनेगा? -3 बाय 2 -1 बाय 2 +1 बाय 2 और +3 बाय 2। इस तरीके से ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसके जो डायरेक्शन होगा ये बिल्कुल सेम ही फ्लो करेगा, ठीक है। पहले 3 बाय +3 बाय 2 +1 बाय 2 -1 बाय 2 -3 बाय 2, ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने का, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि पहले यहाँ पे 1 क्यों, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे एंडिंग में है, यहाँ पर भी बनेगा। 1 और 1 बीच में है तो बीच में ही आएंगे। ये समझाने का एक मेथड है। अब देखिए इसमें अगर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की साइड लगाया तो जो आपका +1 बाय 2 है वो इधर आएगा, -1 बाय 2 इधर आएगा और साथ ही +3 बाय 2 भी इधर ही आएगा और -3 बाय 2 भी इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे, क्लॉकवाइज टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड की ही तरफ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, जबकि ये हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और इधर जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस